सर। तो इस टाइम मेरे सामने टाइम है 5:02। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज बैलेंस शीट। एंड दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। क्लियर? ये मैं एक साथ बनाऊंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सामने है, मैं यहां से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपके सामने एक गो में करूंगा। मैंने स्टार्ट का टाइम लिख दिया है 5:02। मतलब मैंने लाइन खींचनी शुरू की थी, उसके समेत टाइम नोट कर रहा हूं। 5:02। ठीक है ना। 5:04 हो रहे हैं मेरे सामने। इसका ना 2 मिनट तो मुझे लाइनों में ही लग गए और मैंने तो स्केल से भी नहीं खींची। अगर स्केल से खींचूंगा ना तो और ज्यादा टाइम लगता है, यानी कि मान के चलना कि 4-5 मिनट तो लाइनों के लिए चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऑलवेज स्टार्ट करना है विद एडजस्टमेंट। स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स, मतलब पहले एडजस्टमेंट्स उठानी है। तो मैं पहले एडजस्टमेंट से उठा रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। ओके। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो हमने अगले साल कैरी करना है, ये इस साल बच गया है तो ये ट्रेडिंग की क्रेडिट में आएगा। क्योंकि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट तभी निकल पाएगा जब हम बचे हुए स्टॉक को माइनस करते हैं। बचे हुए स्टॉक को माइनस करते हैं तो माइनस करने का मतलब है बचे हुए स्टॉक को कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आप सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, उसमें से इतना माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा स्टॉक बिका नहीं है, ये अगले साल कैरी होगा। ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी 5,000 की आउटस्टैंडिंग है, वेजेस 2,000 के आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। तो सैलरी पेड कितनी की है मैंने? ट्रायल बैलेंस में से बताओ। 35,000। और उसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल हो गई 40,000। ये क्लियर है ना सबको पॉइंट? यस सर। यस सर। मैंने वेजेस कितने पे किए हैं ट्रायल बैलेंस में से बताओ। 20,000। और उसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ दूंगा तो 22,000 टोटल हो गए।
इसका मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरी लायबिलिटी भी बन गए और मैंने ट्रेडिंग में भी जोड़ दिए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी भी बन गए और मैंने P&L में भी जोड़ दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट करने में मजा आता है कि तीनों चीजें एक साथ बनाओ। अगर आप एक एक करके बनाओगे तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, कंफ्यूज बहुत अलग हो जाओगे। आपके स्कूल के टीचर ने कैसे बताया आई डोंट नो, बट मैं एक एक करके नहीं बना सकता। पक्का है मेरी स्टूडेंट के सामने बेइज्जती हो जाएगी, स्टूडेंट कहेंगे सर आपका आंसर भी गलत होता है, क्योंकि मैं कुछ तो भूल ही जाऊंगा। और एक साथ बनाऊंगा तो मेरा 99% आंसर गलत नहीं हो सकता। 1% मेरा भी हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा चांसेस गलत ना होने के हैं। अगर मैं तीनों चीजें एक साथ बना रहा हूं तो मैं कुछ भूलूंगा नहीं। तो आप इस वीडियो को जितनी मर्जी बार देख लेना, मैं अपलोड करूंगा। ये क्वेश्चन एक गो में कर रहा हूं और आंसर मैच करके दिखाऊंगा आपको एक गो में, ठीक है? तो आउटस्टैंडिंग वाला पॉइंट कर लिया मैंने। थर्ड पॉइंट है प्रीपेड रेंट 1000 रुपीज। तो मैं यहां पर रेंट उठा रहा हूं। कितना रेंट पे किया है मैंने, ट्रायल बैलेंस से बताओ। 5,000. और उसमें से प्रीपेड कितना है, 1000। तो वो माइनस करके हमारे इस साल का रेंट सिर्फ 4000 है, जो मैंने P&L में दिखा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 1000 रुपए का रेंट आप अगले साल के P&L में दिखाना, इस साल के P&L में से हटा दो। तो मैंने माइनस कर दिया, राइट? अब कुछ रेंट रिसीव्ड भी दिया होगा साथ के साथ ही, मुझे वो भी ट्रायल बैलेंस में से देख के बता दो, क्रेडिट में होगा वो। 3,000. 8,000. ठीक है, क्लियर है ना सबको जो मैं कर रहा हूं? मैं पहले इस क्वेश्चन को टुकड़ों में डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं टुकड़ों में नहीं, अब एक गो में कर रहा हूं एक साथ। तो ये जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अब आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा नहीं, क्योंकि पहले सब टुकड़ों में डिस्कस हुआ है। मतलब पिछले एक तरह से 3-4 क्लासेस से यही तो चल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी कितने की है हमारी? 2 lakh. उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मैंने कट किया 20,000 रुपए, तो 1,80,000 रुपए की मेरी मशीनरी रह गई। और डेप्रिसिएशन को मैं अपने P&L में लॉस भी दिखाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन मेरा 20,000 रुपए का एज अ लॉस आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डबल एंट्री सिस्टम को मैं फॉलो करते हुए चल रहा हूं। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिखाऊंगा मैं, वो मैं साथ साथ दिखा रहा हूं। बात पे कुछ मत छोड़ना, ठीक है? जो चीज होती जा रही है उसको टिक करते जाना। मैं अपने असाइनमेंट में टिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो एक क्वेश्चन रटा हुआ है, इसलिए मैं करे जा रहा हूं। आप लोग जब घर पे क्वेश्चन कर रहे होगे तो टिक लगाना मत भूलना, वरना बाद में आप कोई एंट्री 2 बार दिखा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर मैच नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्रूड कमीशन। तो अब हमारी कमीशन रिसीव्ड कितनी है, और एक कमीशन पेड भी होगी, अलग अलग बताना दोनों। कमीशन Sir, received 5,000 है और paid 4,000. ठीक है, Sir, receive 500. 500 है सर. मेरे को डाउट हो गया था, इसलिए मैंने अपना असाइनमेंट पलटा है। मैंने इसीलिए पलटा था क्योंकि मुझे था यार 5,000 तो नहीं थी, गलती लगी है, ठीक है? और एक मतलब बनाने वाले को याद रहता है, खैर कोई बात नहीं। एक्रूड कमीशन जो है 400 है, यानी कि 900 हम इसमें दिखाएंगे, और एक्रूड कमीशन मेरे लिए असेट होगी। एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैं इसके बदले की सर्विसेज दे चुका हूं मगर पैसे मुझे अभी मिलने हैं। तो गवर्नमेंट कहती है पैसे लेते रहना उनसे, उनको असेट बना लो, मगर हमारा टैक्स तो दे दो। जब तुम उसके बदले का काम कर चुके हो तो इसका मतलब है तुम्हारी इनकम तो जनरेट हो चुकी ना, तो उस पर टैक्स तो बनता ही है।
तो इसका मतलब है P&L में मैं 400 रुपए जोड़ के 900 रुपए की कमीशन दिखाऊंगा, तो 900 रुपए पे जो टैक्स बनेगा वो मैं दूंगा। समझ रहे हो? हालांकि बंदा गए सर पैसे तो मिले नहीं, फिर क्यों टैक्स दें अभी? तो गवर्नमेंट कहती है पैसे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, बैड डेब्ट्स होंगे तो अगले साल लॉस मान लेना, तो अगले साल कट जाएंगे, पर अभी तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? इज इट क्लियर? Yes. 6 पॉइंट, प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है? 300 रुपए। लायबिलिटी बन गई, मतलब पैसे पहले ले लिए, काम अभी करना है, तो लायबिलिटी बन गई। अब इंटरेस्ट हमारे को कुछ पेड में दिया होगा, कुछ रिसीव्ड में दिया होगा, बताना जरा दोनों कितना है? सर पेड में 2000 है और रिसीव्ड में 800 है। तो 800 में से प्री रिसीव्ड कितना है? 300। तो गवर्नमेंट कहेगी आपने इस साल में सर्विसेज कितनों को दिए हैं, तो हम कहेंगे 500 वालों को। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, टैक्स भी आप 500 वालों पे ही भरो, 300 वालों पे अगले साल भरना जब आप अगले साल सर्विसेज दे दोगे। ठीक है, तब तक के लिए वो हमारी लायबिलिटी बन गई कि हमने पैसे तो ले लिए, काम तो करना है ना हमने अभी, और गवर्नमेंट को भी टैक्स हम अगले साल देंगे इस पे जब काम कर देंगे। बाई चांस हमने काम नहीं करा तो बाई चांस हमने काम नहीं करा तो सर हम वापसी करेंगे। ऑब्वियसली, इसलिए तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं ले रही कि अगर अभी तक काम ही नहीं किया आपने, इसका मतलब है अभी तक इनकम जनरेट थोड़ी ना हुई है आपकी। ये तो लायबिलिटी है बस सिंपल, कि आपने पैसे पकड़ लिए, काम अभी करना है, अगर काम नहीं कर पाए तो पैसे लौटा दो, कोई टैक्स की बात ही नहीं आएगी। समझ गए ना बात? ठीक है, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। मैं लास्ट में ना जितना टाइम होगा ना उसमें से 2-3 मिनट इस बात के कम कर लूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स देने में इतनी देर लगाते हो कि मेरे टाइम में 2-3 मिनट तो आप ही की वजह से ऐड हो जाएंगे। स्टूडेंट कहेंगे सर आपको भी अगर एक क्वेश्चन करने में 25-25 मिनट लग रहे हैं तो 30-30 मिनट लग रहे हैं, तो हमें कितना लगेगा? हम तो स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन में 1 घंटा लगा देंगे, आपको भी इतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे लग रहा है। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरा हाथ कहाँ चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। हमारा दिमाग हमारे हाथ के साथ साथ सोचता जाए, हाथ लिखता जाए, सोचता जाए, लिखता जाए, सोचता जाए, लिखता जाए, तो हमारे को उतनी देर लगेगी जितनी देर मुझे लग रही है, उतनी देर आपको लगेगी। मैं जैसे आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं। छोड़ो, नेक्स्ट पॉइंट, मैं खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो कैपिटल हमारी कितनी है, ट्रायल बैलेंस से देख के बताओ। 7 लाख। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ा जाएगा 70,000 रुपए, 10%, तो 7,70,000 हो गया। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को फर्म देगी, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, तो मैंने यहां दिखा दिया। इज इट ओके? कैपिटल में ऐड हो जाएगा और फर्म के लिए लॉस। ये सब मैंने Yes, ना sir. ये सब मैंने अलग अलग दिखा रखी है आपको इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की हर एडजस्टमेंट को मैंने अलग अलग शो किया हुआ है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप उस अलग अलग जगह को देख लेना, और फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो ये वाली वीडियो देख लेना दोबारा, जो मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए मन में। ठीक है, Yes, sir. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%। तो सबसे पहले तो मुझे ड्राइंग्स बताओ कि ड्राइंग्स हमने कितनी करी है ड्यूरिंग द ईयर। 30,000. तो वो कैपिटल में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 7,40,000, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी फर्म हमसे लेगा, तो 30,000 का 10% यानी कि 3,000 रुपए और माइनस होगा, यानी कि 737। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट ट्रीट होगा, यानी कि जैसे फर्म हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है,
तो उसी तरीके से जितनी कैपिटल हमने विड्रॉ करी है उस पे वो हमसे इंटरेस्ट वापस ले रही है, तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म हमसे चार्ज कर रही है, तो वो एक तरह से हमने वापस दे दिया फर्म को 3,000 रुपए। तो जो हमारे को 7 लाख पे इंटरेस्ट मिला था उसमें से 30,000 पे इंटरेस्ट हमने वापसी कर दिया, क्योंकि वो पैसा हमने बिजनेस में से निकाल लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है, इसको तो मैं ग्रीन कलर से करूंगा, ब्लू से कर लेता हूं। बैड डेब्ट्स और इधर डेटर्स। अभी अभी ताजा ताजा मैंने इस क्लास से थोड़ी देर पहले वाली क्लास में डिस्कशन करी है, ये वही पॉइंट आ गए दोनों। तो ये मैं आपके सामने बोलते बोलते लगातार कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो मेरी बात खत्म होने के बाद पूछना। तो मेरे को डेटर्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर 72,000 के, और बैड डेब्ट्स दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 3,000 के। ये बैड डेब्ट्स मैंने सिर्फ P&L में दिखाए हैं, डेटर्स में से ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो मैंने डेटर्स को सीधा दिखा दिया 72 और बैड डेब्ट्स को सीधा दिखा दिया 3,000 P&L के अंदर, ताकि बैड डेब्ट्स का अकाउंट क्लोज हो जाए। मैं गवर्नमेंट से जो टैक्स देना है उसमें से 3,000 का टैक्स, मतलब 3,000 का प्रॉफिट कम कर दूंगा, ताकि कम प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़े। मैंने इसलिए बैड डेब्ट्स को P&L में दिखा दिया। अब मुझे एडजस्टमेंट ने बोला फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000, तो मैंने डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स को लेस किया 2,000, तो मेरे डेटर्स रह गए 70,000 रुपए के, और मेरे बैड डेब्ट्स बढ़ गए 2,000 रुपए से, यानी कि मेरा लॉस हो गया 5,000 रुपए का। फिर मुझे नेक्स्ट एडजस्टमेंट ने कहा क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10%। तो इसका मतलब है मैंने एक न्यू प्रोविजन बनाना है 10%, यानी कि 7,000 रुपए का। तो मेरे 63,000 के डेटर्स फाइनली गुड डेटर्स माने जाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट में मैं अपने गुड डेटर्स दिखा रहा हूं, और 7,000 रुपए को मैं न्यू एक मतलब प्रोविजन जो क्रिएट कर रहा हूं उसको भी मैं अपना लॉस दिखा रहा हूं, यानी कि मेरा टोटल लॉस रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स हो गया 12,000 रुपए का। लेकिन जब मैंने ट्रायल बैलेंस में देखा तो मेरे को एक ओल्ड प्रोविजन पहले से वहां दिखा, तो मैं उस ओल्ड प्रोविजन को यहाँ 1,000 रुपए कम करके दिखा रहा हूं कि मेरे को नेट 11,000 रुपए का नुकसान बैड डेब्ट्स की वजह से इस साल में मैंने शो किया। तो गवर्नमेंट से जो मैं प्रॉफिट पे टैक्स सेटल करूंगा उसमें से मैं प्रॉफिट में से 11,000 कम करके जो नेट प्रॉफिट आएगा मेरा, उस पे गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा। क्लियर? अब पूछो, किसी ने कुछ पूछना है तो, मतलब मैंने अपनी बात पूरी कर ली। नो सर। एनीबडी एल्स? सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस। देखो पिछली पूरी 30-35 मिनट की क्लास के अंदर मैंने आपको ये पॉइंट अलग अलग ढंग से घुमा फिरा के समझाया, और अभी मुझे मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे इसको करने में। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, पहली बार जरूर टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार समझ गए तो उसके बाद तो बस पता होना चाहिए, हाथ अपने आप चल पड़ते हैं, और 1-1.5 मिनट के अंदर ही बंदा करके आगे बढ़ जाता है। बस क्लियर होने की बात है। ठीक है, ओके। अब मेरी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई? यस सर। खत्म हो गई? नो सर। ये तो वो थी जो दिखने वाली एडजस्टमेंट्स थी। एक एडजस्टमेंट होती है जिसको मैं बोलता हूं हिडन इंफॉर्मेशन, हिडन एडजस्टमेंट। बता सकता है कोई वो हिडन एडजस्टमेंट कौन सी है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर हमें हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना है कि कोई ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट ना छूट जाए जो हमें बाद में भारी पड़े। तो एक ये एडजस्टमेंट टीचर्स की फेवरेट होती है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, लोन एट द रेट 10% दिया हुआ है 26 नंबर पे, दिख रहा है सबको? लोन एट द रेट 10%। यस सर।
तो लोन कितना है हमारा? 20,000 रुपए। 20,000. तो इसके ऊपर Yes, इंटरेस्ट sir. लोन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं नीचे। 20,000 का 10% कितना बना? 2000. और हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 27 नंबर पे दे रखा है कि कितना पे किया है? 1500. 1500. बनता है 2000, दिया है 1500। क्या कहेंगे हम? सर 500 आउटस्टैंडिंग है. लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट. तो लाइबिलिटी साइड पे 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन तो आएगा ही आएगा, साथ में लॉस के अंदर भी आएगा, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट के साथ टैक्स की सेटलमेंट करेंगे तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट 2000 रुपए का है, तो 2000 कटेंगे प्रॉफिट में से, ताकि हम कम प्रॉफिट पे टैक्स देंगे। चाहे हमने 500 अभी देने हैं, लेकिन लॉस तो है हमारे लिए इसी साल में, मतलब सर्विसेज तो इसी साल में लिए हमने, तो गवर्नमेंट ही तो कहती है अगर इसी साल में सर्विसेज लिए हैं तो पेमेंट हुई हो ना हुई हो, टैक्स तो एडजस्ट करोगे इसमें। समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, ओके, चलूं आगे। एनी क्वेश्चन? अब मेरी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। चलूं आगे? यस सर. 5:23 हुए मेरे पास, इसका मतलब है 21 मिनट हो गए मुझे क्वेश्चन करते करते, और मैं काफी कुछ कर चुका हूं। अब बची हुई चीजें ट्रांसफर करनी है और उसके बाद टोटलिंग करनी है, क्वेश्चन खत्म। अब मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर शुरुआत से शुरू करूंगा, जो जो आइटम रह गई हैं उनको डालता जाऊंगा, ठीक है? इज इट क्लियर? तो अब मैं अगले Yes, sir. अगले 3-4 मिनट ना फटाफट आइटम डालूंगा बोलते बोलते। अगर किसी ने पूछना हो तो मेरी पूरी बात खत्म होने के बाद पूछना, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 रुपए का, जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने पूरी COGS की आइटम्स को इकट्ठे करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो जो हमारा गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ है वो सब इधर इकट्ठा करना है। तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। उसके बाद रिटर्न्स दे रखे हैं, तो वो रिटर्न्स तो परचेज के परचेज में से माइनस होंगे और सेल्स के सेल्स में से माइनस होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं। तो परचेज की आइटम है, परचेज कहां पे है, कहां गई? परचेज है 2,50,000 की और सेल्स है मेरी 4,50,000 की, ठीक है? तो इसमें से 5,000 लेस होंगे और इसमें से 10,000 लेस होंगे, यानी कि अल्टीमेटली ये आ गया 2,45,000 ये और 4,40,000 ये। इज इट क्लियर? उसके बाद आ गया कैरेज ऑन परचेजेस। कैरेज ऑन परचेजेस, जिसको कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि गुड्स को, सॉरी, रॉ मटेरियल को खरीदने में हमने किराया खर्चा उनको अपनी फैक्ट्री तक लाने का, तो वो हमारी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमने माल को बेचने पर किराया खर्चा है उसको कहीं भिजवाने का, तो ये हमारे P&L में जाएगा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आ गया रेंट। रेंट की ऑलरेडी एडजस्टमेंट में कर चुका हूं। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये भी P&L का पार्ट है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ये कितना है? 6,000 रुपए। सेल्स एंड परचेज हो गया, मशीनरी हो गया। बिल्डिंग 5 लाख रुपए, ये मेरे लिए सीधा सीधा असेट है, 5 लाख रुपए। उसके बाद डेटर्स तो हो चुके थे, क्रेडिटर्स रह गए थे, तो मैं क्रेडिटर्स दिखा देता हूं, 50,000 रुपए।
डेटर 72,000 में पहले यूज कर चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं दिखाऊंगा। बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो चुका है, इंटरेस्ट हो चुका है, कमीशन हो चुका है, डिस्काउंट अलाउड वाला जो है दैट इज 2500 रुपए, और डिस्काउंट रिसीव्ड वाला जो है दैट इज 1500 रुपए। ठीक है। बिल्स पेबल एंड बिल रिसीवल, तो बिल्स पेबल क्योंकि एक लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट वाला बिल रिसीवेबल है यानी कि 12,000, और क्रेडिट वाला बिल्स पेबल है यानी कि 10,000। बहुत बच्चे यहाँ गलतियां कर देते हैं, मैंने नाम पहले बिल्स पेबल लिखा है तो वो 12,000 बिल्स पेबल समझते हैं, जो कि गलत है। कस्टम ड्यूटी, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। हमने बाहर से कोई चीज इंपोर्ट की होगी तो उसके ऊपर हमने ड्यूटी पे किया है, तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगी। सैलरीज हो चुकी है। फ्यूल, पावर एंड गैस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में यूज होती हैं ये टर्म्स। फ्यूल, पावर एंड गैस 12,000। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस P&L कितने हैं ये 4,000। उसके बाद पेजेस हो चुके हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारा सेट है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 15,000 22,000। ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस 3,500, ट्रेड एक्सपेंसेस 3,500। ठीक है। P&L में आएंगे, ड्राइंग्स हो चुकी हैं, लोन हो चुका है, इंटरेस्ट लोन हो चुका है। ऑक्ट्रॉय, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी एक टैक्स होता है जो बॉर्डर पे दिया जाता है। ये दूसरी जगह से, मतलब दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में कोई रॉ मटेरियल मंगाया होगा तो उस पर टैक्स भरा है, तो ये गुड्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ऑक्ट्रॉय है 2,700 रुपए का। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये हम अपने प्रॉफिट्स में दिखाएंगे, तो हमारे को गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स देना होगा 400 रुपए के ऊपर। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बढ़े हुए प्रॉफिट पे टैक्स होगा। कैपिटल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि सारी आइटम में मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। यहां तक कोई डाउट? नो। अब मैं टोटलिंग करूंगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, 4 और 5 9, 4,90,000, 4,90,000। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आएगा 0 0, आगे आएगा 7 में क्या ऐड करूं कि 10 आए, 3 7 3 10, 1 और 5 6, 3 9, 2 11, 3 14, 2 16, 2 18 और 2 20, 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 और 8 19, 1 और 2 3 और 1 4। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 182,300। तो अब ये आएगा हमारा 3 और 9 12 और 5 17 और 5 22 और 4 26, 2 और 2 4, 3 7, 3 10 11, 1 और 8 9, 191,600। तो अब हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा ये आएगा 0, ऊपर से आएगा 5 और 5 10 और 6 16, 1 और 4 5 4 9 2 11 और 1 12 और 2 14 और
4 18 और 6 24 और 2 26 और 4 30 33 और 8 41, 4 और 4 8 और 2 10 17 18 18 और 1 19। तो यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट है 18,600 का। कुछ गड़बड़ लग रही है वैसे, फिर भी आगे कर रहा हूं। ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। 600, 8 और 7 15, 1 और 1 2 और 3 5 7, 7,55,600, 3 और 5 8 और 6 14, 1 और 5 6 2 8 और 5 13, 1 और 5 सॉरी 1 और 2 3 और 5 8 और 1 9 और 5 14, 1 और 7 8, 843,400। ये है 4, अभी तक तो मैच हो रहा है। 1 3 4 2 6 5 11 और 2 13, ये भी मैच हो रहा है। 1 और 5 6 और 8 14, 26 21 22 और 2 24, ये भी मैच हो रहा है। 2 और 1 3 और 5 8, मैच। क्या टाइम हुआ है? 5:33। एंड किया है मैंने 5:33। कितनी देर लगी? आधा घंटा। 31 minutes to be very prescribed। सर कुछ मिनट हमारे धीरे बोलने के कोई वजह से बात नहीं। माइनस भी कर लो। तो आपको क्या लगता है एग्जामिनेशन हॉल में आपको पीछे से कोई लात नहीं मारेगा? कुछ पूछेगा नहीं? सब पूछते हैं। चीटिंग तो होती है, तो चीटिंग में ना टाइम खराब ज्यादा होता है, तुम मान के चलो। सर इस क्वेश्चन को कहाँ से कोई चीट कर लेगा? यार गौरीश, आपसे कोई कुछ पूछेगा तो वो इस क्वेश्चन का नहीं किसी और क्वेश्चन का पूछेगा, उसको क्या पता आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। बस सर वैसे इस वाले को वैसे कौन नहीं कर पाएगा। अब जो भी है आपके सामने है, मैंने एक गो में किया ना इस क्वेश्चन को। आप लोग यस सर। बस इसी तरह करना है। अब आप इस क्वेश्चन को पूरे को अपने सामने देखो और सोचो कि मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग समझने पर कितना आसान सा लगता है, छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है यार सिंपल सी बातें हैं, लेकिन जब एक साथ आता है ना सारा, तो ये क्वेश्चन एकदम एक बड़ा ही प्रॉपर एक बड़ा बिग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सर तो अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही तो क्या करें? आगे बढ़ो, इसमें सोचना क्या है। देखो श्रेयांश, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको सब कुछ आता है फिर भी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो उसके मैच ना होने का रीजन क्या होगा? कैलकुलेशन। ठीक है, टोटलिंग मिस्टेक ही होगी ना। अब जैसे जैसे मैंने आपके सामने टोटलिंग करी है लाइव, और मैं अपने वाले तरीके से कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 2 में क्या ऐड करेंगे 5 आए, 3 में क्या ऐड करेंगे 7 आए, मैं ऐसे बोल रहा था ना। अब बहुत बच्चे जो है ना इसकी प्रैक्टिस नहीं करते और वो ऐसे मूवमेंट पे जाकर ना टोटलिंग में गड़बड़ करते ही करते हैं। तो मैं आपको बस इतनी बात बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का आया है या 8 मार्क्स का आया है, तो टोटलिंग का सिर्फ 1 मार्क होता है पूरे क्वेश्चन की टोटलिंग का। अगर आपके सारे इफेक्ट सही हैं लेकिन टोटलिंग मिस्टेक है, तो आपको 8 में से 7 मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया का कोई टीचर उससे ज्यादा नहीं काट सकता आपके 1 नंबर से ज्यादा। सर टोटलिंग में सिर्फ 1 मार्क्स की होती है? हाँ, बोर्ड्स के अंदर 1 ही मार्क कटता है टोटलिंग का बस। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपके इफेक्ट सारे सही हैं, आपने सब कुछ सही जगह डाला है, बस टोटलिंग आपकी गलत हो गई है बिकॉज ऑफ वन और दी अदर रीजन, तो आपका सिर्फ 1 नंबर कटेगा पूरे क्वेश्चन में। मतलब 8 में से 7 मिलेंगे या 10 में से 9 मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बट पता है होता क्या है? सर हाँ जी बोलो। नहीं सर, आप बोल दो। मैं ये कह रहा था होता बस ये है कि स्टूडेंट ना साइकोलॉजिकली ना घबरा जाता है कि यार मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
वो उसके अंदर इतनी देर लगा देता है कि उसका ना आगे 10 से 15 मार्क्स का पेपर छूट जाता है। गलती तो उसे नहीं मिलती, मगर उसका पेपर छूट जाता है, तो वो तो 15 बिल्कुल ही गए ना नंबर आपके जो छूट गए। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, लेकिन होती है। मैं जितना मर्जी समझा लूं, एक बार को आप ये, मतलब मैं कई बार मूड में होता हूं तो ये कह देता हूं कि उन्हीं बच्चों से गलती होती है जो मेरे से नहीं पढ़ते। जो पढ़ते हैं उन्हें तो मैं कितनी बार टोकता हूं इस बात पे कि भाई नहीं मैच हो रहा तो आगे बढ़ जाओ। अच्छा, अगर आप चांस लेना चाहते हो ना श्रेयांश, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अगर आप चांस लेना चाहते हो ना तो पता है क्या करो, लास्ट में ना यस बैलेंस सर। शीट जो भी डिफरेंस आपका आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल के आ जाओ। पता है क्या होता है, बहुत सारे टीचर पता है क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट की ना कुछ कुछ आइटमें मिला लेते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मिला लिया, नेट प्रॉफिट मिला लिया अपने आंसर से, और बैलेंस शीट का टोटल मिला लेते हैं कि हाँ भाई बच्चे का ठीक है, बस टिक मारा, चल भाई पूरे दे दे 8 में से 8। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी ना मेरा बैलेंस शीट का टोटल जो आ रहा है वो सही वाला ही हो, गलत भी तो हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कहा था अगर चांस लेना चाहते हो तो वो कर दो। कई बार क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ठीक निकला, नेट प्रॉफिट ठीक निकला, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, अब कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। तो आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट डाल यस सर। है, तो टीचर ना कभी कभार सिर्फ टोटलिंग देखकर नंबर दे देता है कि हम भी बच्चे का ठीक है, बस नंबर मिल गए। तो बिलीव मी, इट्स लाइक कि मतलब ये क्वेश्चन सही होना चाहिए एक गो में, और ये बहुत सारे स्कूलों में 8 से 10 नंबर का आता है। सर मेरी मैम ने कहा था कि 5 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में। हाँ तो देखो, इसका मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन अगर देंगे भी तो इसमें ट्रायल बैलेंस भी थोड़ा छोटा कर देंगे और एडजस्टमेंट्स भी 10 की बजाय 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, मतलब छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात? अगर आपकी टीचर ने कहा है ना 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ गए बात आप? यस सर। क्वेश्चन तो आएगा ऐसा, लेकिन उसको छोटा करना टीचर के हाथ में है। ट्रायल बैलेंस में आइटमें आधी से भी कम कर दो और एडजस्टमेंट 10 की बजाय 4 कर दो या 3 कर दो, हो गया छोटा क्वेश्चन। मुझे तो मतलब ये एक मीडियम क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से 3 बार करवाना है, मतलब ये आपका होमवर्क है कि आपने मुझे ये क्वेश्चन 3 बार करके भेजना है। रिज्वाइन करना सर? नहीं, अब रिजॉइन नहीं करना, बस इस क्वेश्चन को 3 बार करके होमवर्क में भेजना है। दिस इज योर होमवर्क। और मेरे साथ चीटिंग मत करना, एक ही पेज के 3 बार फोटो खींच के उसको पीडीएफ बना दो, तीनों पे अलग अलग पेज नंबर डाल के करना। स्मार्ट बच्चे होते हैं, स्मार्ट मुझे भी बनना पड़ता है। ठीक है।